नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद साथियों। मैं दीपक सिखवाल ज्ञान विहार क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, जो मेरी क्लास की प्रीमियर का जो टाइम है वो निर्धारित है 3 बजे। 3 बजते ही मेरी क्लास लाइव हो जाती है। तो जो विद्यार्थी नियमित पढ़ रहे हैं उनसे निवेदन है कि वो रिमाइंडर उससे पहले डाल ले ताकि क्लास जैसे ही शुरू हो तुरंत वो शुरू हो सके। दूसरी बात ये कि बहुत से विद्यार्थी केवल मूक दर्शक बन करके और देखते रहते हैं वीडियो। तो मैं ये चाहूँगा कि केवल मूक दर्शक ना बने, अपनी प्रखर अभिव्यक्ति दें, ठीक है। और जो मैं प्रश्न पूछता हूँ, जो मैं आपको प्रश्न देता हूँ, उन प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करते रहें। बहुत से विद्यार्थी हैं जो प्रश्नों के उत्तर देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जहाँ कोई छोटी मोटी त्रुटि होती है तो मैं तुरंत उनका संशोधन कर लेता हूँ, जिससे आपको लाइव क्लास में भी, ऑनलाइन क्लास में भी आपको ऑफलाइन क्लास वाली जो फीलिंग है वो आती रहे, ठीक है। आज हम बात करेंगे स्वर संधि के कुछ अगले भेदों के बारे में, ठीक है। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ज्ञान विहार क्लासेस के यूट्यूब चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करके बताएँ, ठीक है। किसी प्रकार की कोई समस्या हो और कोई सुधार कार्य की आपके हिसाब से कोई गुंजाइश अगर आपको लगती है तो वो भी आप ज़रूर दें, ठीक है। मित्रों, पिछले वीडियो में मैं अपना जो एक वादा था वो कुछ समय की कमी के कारण पूरा नहीं कर पाया। मैंने पिछले वीडियो में गुण संधि और वृद्धि संधि पढ़ाई थी, और साथ में मैंने ये भी वादा किया था कि इसके जो अपवाद है दोनों संधियों के वो भी मैं इसी वीडियो में करवाऊँगा। लेकिन वीडियो का जो टाइम है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया, तो इसलिए वो पूरा नहीं करवा पाया। आज मैं सबसे पहले बात करता हूं उन अपवादों के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुण संधि के अपवाद। गुण संधि के अपवाद। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार थोड़ा गुण संधि का जो रिव्यू है वापस वो दे देता हूं मैं। गुण संधि में मित्रों सबसे पहले अ अथवा आ मुख्य स्वर होता है जो प्रथम पद के अंतिम वर्ण के रूप में आता है, और इसके बाद में आने वाले स्वर ई अथवा ई, उ अथवा उ तथा री, ये 3 प्रकार के स्वर होते हैं। जिसमें मैंने आपको बताया कि अ अथवा आ के बाद में ई अथवा ई हो तो ए होता है, अ अथवा आ के बाद उ अथवा उ हो तो ओ होता है, और अ अथवा आ के बाद री हो तो क्या होता है, अर होता है, ठीक है। इसके मैंने बहुत से उदाहरण दिए थे। कुछ उदाहरण आपको प्रैक्टिस के लिए भी मैंने दिए थे, विद्यार्थियों ने उनके उत्तर दिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। जो विद्यार्थी अब उस वीडियो को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो भी एक बार कोशिश करें, उत्तर दें कमेंट सेक्शन में जाकर के। निश्चित रूप से मैं आपके उत्तर को देखूंगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं गुण संधि के अपवादों के बारे में। अपवाद के बारे में मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। अपवाद उन शब्दों को कहते हैं जिसके अंतर्गत जो शब्द जुड़ने वाले हैं और जो जुड़ने की स्थिति है वो तो किसी एक संधि विशेष की होती है, लेकिन उसका जो परिणाम है वो उस संधि के मूल नियम के अनुसार ना होकर के कुछ अलग सा हो जाता है। अब मैं बात करता हूँ गुण संधि के बारे में। तो गुण संधि में मित्रों मैंने आपको बताया था कि अ अथवा आ के बाद में ई अथवा ई हो क्या हो जाता है, ये होता है कि वर्ण के ऊपर इस प्रकार से एक मात्रा लगती है। लेकिन अपवाद क्या कहता है? अपवाद कुछ अलग कहता है, ठीक है। इसका एक अपवाद है स्व प्लस ईरिणी। ये जो ईरिणी शब्द है ये संस्कृत की ईर धातु से बना हुआ शब्द है, जिसका अर्थ होता है चलना, गति करना, संचरण करना, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं स्व प्लस ईरिणी शब्द की। तो मित्रों आप यहाँ पर देखोगे व में जब आप व को हल करोगे तो व से स्वर कौन सा निकालोगे? अस्वर निकालोगे। इसके बाद में हम बात करते हैं ईरिणी से हम कौन स्वर लेंगे? ई स्वर। तो शेष पद क्या बचा है? ऋणी। अब मित्रों यहाँ पर यह है कि जो जुड़ने वाली स्थिति है अ प्लस ई की, ये स्थिति जो गुण संधि की स्थिति है वही स्थिति प्रथम पद का अंतिम अ है, दूसरे प्रथम स्वर है, वो नियम के अनुसार जुड़ करके इन दोनों का क्या जाना चाहिए? ए हो जाना चाहिए। लेकिन ये अपवाद है, नियम के अनुसार तो ए हो जाना चाहिए। तो अगर हम करते हैं स्व में व हलन और बाद में अ और ए जुड़कर ए, शेष पद क्या बचा? ऋणी बचा। अगर हम मूल नियम के अनुसार इसका करते हैं तो क्या बन जाता है? स्वैरिणी। लेकिन मित्रों ये जो शब्द है
वो सही नहीं है, ये शब्द सही नहीं है। अब बोलोगे इसमें क्या गलती है, मूल नियम के अनुसार हमने इसको किया है। तो मित्रों ये जो शब्द है इस सूत्र में गुण संधि के सामान्य नियम के अनुसार जो हम एक मात्रा लगाते हैं, यहाँ पर एक मात्रा नहीं लगेगी, यह अपवाद है, इसमें मात्राएं दो लगेगी, शब्द इसका बनेगा स्वैरिणी। उदाहरण तो गुण संधि का है मगर लग रहा है वृद्धि संधि के जैसा, ठीक है। तो बिल्कुल भी भ्रमित ना हो, इस शब्द में गुण संधि ही है, ठीक है। ऐसे कुछ उदाहरण और अब सूत्र में हमने अभी तक अ अथवा आ के बाद में ई अथवा ई हो तो ए होता है, लेकिन अपवाद है इसलिए उसका न होकर के वृद्धि आदेश हो जाता है, ठीक है, जिसमें मात्राएं। अगले सूत्र में हम बात करेंगे, अगले उदाहरण में हम बात करेंगे कि अ अथवा आ के बाद उ अथवा उ हो, क्या हो जाता है, ओ हो। लेकिन हम अपवाद पढ़ रहे हैं इसलिए मैं आपको पहले से बता दूं, ओ नहीं होगा, ओ के स्थान पर हमें औ करना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक शब्द लिख दिया है प्र उ, ठीक है, शब्द मैंने लिखा है प्लस। अब आप जानते हो कि प्र में से जब आप हलंत करोगे र को तो कौन सा निकलेगा, अ। उसके बाद में स्वर कौन सा लेंगे, ऊढ़ से ऊ स्वर को लेंगे और शेष पद क्या बचा है, ढ़ बचा है, ठीक है। अब हम किसको है, अ प्लस को जोड़ना है। आप जानते हैं अ प्लस ऊ को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। इधर आप देख रहे हैं कि प्र अभी तक हलंत है, उसके बाद में अ प्लस ऊ का ओ हो गया, शेष पद क्या आ गया, ढ़ आ गया। नियम के अनुसार इस शब्द को अगर हम जोड़ते हैं तो शब्द बनता है प्रौढ़, जो कि आप जानते हैं ये शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध नहीं है, ये शब्द अशुद्ध है। शुद्ध रूप होगा इसका, आप जानते हैं इसमें प्रौढ़ में जो मात्राएं हैं वो मात्राएं दो होती है, औ की मात्रा होती है, तो इस प्रकार से ये शब्द शुद्ध बनता है। ये भी शब्द गुण संधि का ही अपवाद है। आपको भ्रमित करने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में वृद्धि संधि के 3 उदाहरणों के साथ में इस प्रकार का एक उदाहरण देकर के ये सवाल पूछ सकते हैं कि किस विकल्प में वृद्धि संधि नहीं है। विद्यार्थी यहाँ पर यह है कि वृद्धि संधि में ऐ और औ की मात्राएं लगी हुई होती है। आप देखते हैं चारों ही उदाहरणों में, चारों ही विकल्पों में दो दो मात्राएं ऐ और औ की लगी हुई है। तो ऐसी परिस्थिति में उत्तर को ढूंढना विद्यार्थियों के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अपवाद ज़्यादा शब्द नहीं होते हैं, गिने चुने जो शब्द होते हैं उन्हें आप अच्छी तरह से ध्यान में रखें, याद कर लें, ठीक है, ताकि परीक्षा आपके लिए थोड़ी सी आसान हो जाए, वो अग्नि परीक्षा ना बने, परीक्षा परीक्षा ही रहे। ऐसा ही एक और जो उदाहरण है अक्ष प्लस ऊहिणी, ठीक है मित्रों। यहाँ पर भी आप देखोगे क्ष में स्वर अ है, ऊहिणी का आप स्वर लोगे ऊ, और इन दोनों के संधि करोगे तो नियम के अनुसार तो ओ बनेगा, जिसका परिणाम सामने अक्षोहिणी के रूप में आएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं अपवाद है, इसलिए शब्द जो है वो गलत हो सकता है। इसका सही रूप होगा जिसमें मात्राएं दो होगी, शब्द इसका बनेगा अक्षोहिणी, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अक्षोहिणी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सेना, ठीक है, ध्यान रखें। जो कुछ कठिन शब्द होते हैं, कठिन शब्दों का अर्थ भी साथ में याद करते रहें, ठीक है। अब हम बात करते हैं वृद्धि संधि के उदाहरणों के बारे में। साथियों गुण संधि के 3 उदाहरण हैं, इनको अच्छी तरह से याद कर लें, इनको ध्यान में रखें, नियमित रूप से देखते रहें, ताकि भूलने की जो प्रवृत्ति है वो कम से कम हम भूलें, ताकि परीक्षा हमारे लिए थोड़ी आसान हो जाए। अब हम बात करते हैं वृद्धि संधि के अपवादों के बारे में। तो वृद्धि संधि के जो उदाहरण हैं वो आपको गुण संधि लग सकते हैं, ठीक है। यानी वृद्धि संधि के नियम के अनुसार तो मात्राएं ऐ की या औ की जो भी होनी चाहिए, दो दो मात्रा होनी चाहिए, लेकिन अपवाद हैं तो निश्चित रूप से अपवाद में मूल नियम से हटकर कुछ अलग होना है। वो अलग क्या होना है हम यहाँ देखते हैं इन उदाहरणों में। यहाँ पर जो हम अपवाद पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि के अपवाद, वृद्धि संधि के अपवाद। वृद्धि संधि के अपवाद। अब हम बात करते हैं कि वृद्धि संधि के अपवाद किस प्रकार से होंगे, ठीक है। हम बात करते हैं यहाँ पर एक उदाहरण, मैंने यहाँ पर एक उदाहरण लिखा है अप प्लस ए ही, ठीक है, अप
ए ही। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि अप के प में स्वर अ है। जब आप अप में प को हल करोगे तो यहाँ से स्वर क्या निकलेगा? अ स्वर निकलेगा। ए ही से हम स्वर ले लेते हैं ए, और शेष पद क्या रह जाता है? ही। मित्रों यहाँ पर आप देखोगे, जोड़ोगे तो अ प्लस ए को हम जोड़ते हैं तो क्या बनता है? ऐ बनता है। तो नियम के अनुसार अगर हम बात करें तो अप में प हलंत है, आगे अ प्लस ए जुड़कर आई हो गया, शेष पद ही हो गया। तो जब हम इस शब्द को जोड़ते हैं तो क्या होता है? हलंत वर्ण के साथ में स्वर की मात्रा लग जाती है। तो आप देखोगे नियम के अनुसार जो उसमें मात्राएं दो लग, लेकिन आप देखोगे कि दो मात्राओं वाला जो ये शब्द है, ये शब्द सही नहीं होता है, गलत होता है। इसका सही रूप जो एक मात्रा वाला शब्द होगा, इसका सही रूप बनेगा अपे ही। ये इसका शुद्ध रूप है। वृद्धि है, लेकिन अप उपसर्ग के बाद में ए ही शब्द आता है, यानी कि अकारांत उपसर्ग के बाद में। अकारांत से तात्पर्य है अंतिम स्वर अ होना, स्वर के साथ समाप्त हो। जो अकारांत तीन शब्दों से मिलकर बना है अकार। अकारांत शब्द हाँ, आप इसके खंड करोगे तो पहला खंड निकलेगा अ, दूसरा खंड है इसमें कार, और तीसरा खंड है अंत। अ क्या है आप जानोगे? अ एक स्वर है। अ क्या है? एक स्वर है। ठीक है। कार शब्द का तात्पर्य होता है ध्वनि। कार शब्द का मतलब क्या होता है? ध्वनि। ठीक है, ध्वनि। और अंत शब्द का अर्थ क्या होता है? समाप्त। तो इस तरह से इसका मतलब ये मिलता है कि अ स्वर की ध्वनि से समाप्त होने वाला शब्द क्या कहलाता है? अकारांत कहलाता है। नियम इसका कुछ ऐसा बनता है कि अकारांत उपसर्ग के बाद में यदि ए स्वर हो तो शब्द का वृद्धिकरण नहीं होता है, वहाँ पर गुण आदेश ही होता है, वृद्धि आदेश जो है वो वहाँ पर नहीं होता है। इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान दें। ठीक है। तो हम बात करते हैं उदाहरणों की। तो देखोगे कि उपसर्ग जो है उसका अंतिम स्वर है। ऐसा का ऐसा एक उदाहरण मैं और लिख लेता हूँ यहाँ पर, अव प्लस ए ही। मित्रों इसका सही रूप क्या बनेगा? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। उत्तर देने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये भी शब्द इसी अपवाद का एक हिस्सा है, इसलिए इसका भी उत्तर आप अपवाद की प्रवृत्ति के अनुसार ही दें। अपवाद में जिस तरह से जो नियम लागू होता है उसी तरह से आप उत्तर दें। ठीक है। अपे ही एक शब्द ऐसा और बनता है, उप प्लस ए ही। तो मित्रों ये दोनों उदाहरण वो मैं आपके उत्तर की प्रतीक्षा के लिए दे रहा हूं, प्रतीक्षा करूंगा मैं आपके उत्तर देने की। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं ओ के साथ इसके बनने वाले उदाहरणों की। ठीक है। तो इसके कुछ और अपवाद के उदाहरण जो हैं इसी वृद्धि संधि के, वो कुछ इस प्रकार हैं। जहां पर आप देखो आ के बाद में ओ अथवा औ हो, तो जहाँ नियम के अनुसार औ हो जाना चाहिए वहाँ औ न होकर के केवल ओ ही हो जाता है। मैं यहाँ पर एक शब्द लिखता हूँ, शुद्ध प्लस ओदन। शुद्ध प्लस ओदन। मित्रों आप यहाँ पर देखोगे कि शुद्ध में से जब आप ध को हल करोगे तो यहाँ से स्वर कौन सा निकलेगा? शुद्ध से स्वर निकलेगा अ। इसके बाद में स्वर कौन सा आएगा? इसके बाद में स्वर आएगा ओ। शेष पद क्या बचेगा? शेष पद बचेगा धन। अब हम बात करते हैं अ प्लस ओ की। तो मित्रों आपको मालूम है अब अच्छी तरह से कि अ प्लस ओ को जोड़ेंगे तो क्या हो जाता है? अ प्लस ओ को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? औ हो जाता है। अब आप देखते हैं यहाँ पर जो पहले पद होता है वो शुद्ध में ध अभी तक हलंत है, आगे स्वर हो गया औ, और इसके बाद में शेष पद क्या बचा है? दन। अब हम साथ में जब औ को जोड़ना हो तो नियम के अनुसार अगर हम बात करें, वृद्धि संधि का जो मूल नियम है उसके अनुसार तो औ की मात्राएं कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए, लेकिन ये मैंने आपको बताया है कि अपवाद है, इसलिए इसमें दो मात्राएं नहीं लगेगी, एक ही मात्रा लगेगी और शब्द क्या बन जाएगा? शुद्धोदन। ठीक है। तो इस प्रकार से ऐसे कुछ और उदाहरण हैं, इसी तरह से हैं, वो भी इसी तरह से किए जाएंगे। आप अभ्यास करें, आप ही के अभ्यास के लिए मैं दे रहा हूं ऐसे कुछ और शब्द, जिसमें एक शब्द हो जाएगा दंत प्लस ओष्ठ। अगला शब्द हो जाएगा कंठ प्लस
ओष्ठ। अगला शब्द हो जाएगा बिंब प्लस ओष्ठ। तो मित्रों, 3 उदाहरणों की हल की मैं आपसे आशा करता हूँ, प्रतीक्षा करता हूँ। अच्छी तरह से इन शब्दों को देख लें, अच्छी तरह से अपवाद के नियम को समझ लें और उसके बाद में आप इन शब्दों को सॉल्व करें, इनका समाधान करें, हल दें। ठीक है, आशा करता हूँ गुण संधि और वृद्धि संधि के ये अपवाद अच्छी तरह से आपके समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं स्वर संधि के चौथे भेद की तरफ। मित्रों, स्वर संधि का चौथा भेद होता है यण संधि। ये जो भेद है ये स्वर संधि के पारंपरिक नियमों से कुछ हट कर के है, कुछ अलग है। ठीक है, अलग इसलिए है क्योंकि अब तक जो संधि के भेद थे उनमें संधि करने के उपरांत यानी 2 स्वरों को जोड़ने के उपरांत भी हमें प्राप्त होने वाला जो वर्ण है वो स्वर के रूप में ही प्राप्त होता था। लेकिन यण संधि में ये नियम थोड़ा सा अलग हो जाता है। यहाँ जो बाद में प्राप्त होने वाला जो वर्ण होगा, 2 स्वरों के योग से जो नया वर्ण बनेगा, जो नई ध्वनि बनेगी, वो स्वर ध्वनि न होकर के कोई व्यंजन ध्वनि होगी। ठीक है, तो इस चीज़ को आप थोड़ा समझने का प्रयत्न करें। परिभाषा इसकी कुछ ऐसी हो जाती है कि ई अथवा ई, उ अथवा उ तथा री के बाद यदि कोई असमान स्वर हो। ठीक है, असमान स्वर क्या होता है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। असमान स्वर हो तो क्रमशः य, व तथा र हो जाता है। ठीक है, इस चीज़ का अच्छी तरह से ध्यान रखें कि प्लस से पहले अंतिम स्वर के रूप में ई, उ तथा री, इन्हीं 3 स्वरों में से कोई एक स्वर होगा। उसके बाद में आने वाला स्वर कोई भी असमान स्वर होगा। असमान से तात्पर्य यह है कि ह्रस्व या दीर्घ में से जो स्वर पहले आ गया है उस स्वर की श्रेणी का कोई भी ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर उसके बाद में नहीं आएगा। ठीक है, जैसे मैं बात करूं कि अगर प्रथम पद का अंतिम स्वर ई अथवा ई में से कोई भी एक स्वर आ जाता है तो इसके बाद में ई अथवा ई स्वर जो है वो यहाँ नहीं आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखें क्योंकि इनके ई के आगे ई समान हो जाते हैं। और मित्रों, सबसे पहला भेद ही मैंने आपको दीर्घ संधि पढ़ाया था जिसमें दोनों स्वर क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, दोनों पर समान स्वरों का योग दीर्घ संधि में होता है और असमान स्वरों का योग किसमें होता है, यण संधि में होता है। इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। यहाँ पर यण संधि के बारे में मैं आपको छोटी छोटी कुछ बातें और जो है वो बता दूँ, आप अच्छी तरह से इन चीज़ों को नोट कर लें। ठीक है, इसका जो पहला पॉइंट है वो पहला पॉइंट ये है कि यण संधि में य और व से पहले जो वर्ण होगा वो हमेशा हल होगा, यानी कि आधा होगा, उसको हम आधे व्यंजन के रूप में लिखेंगे। पॉइंट को आप अच्छी तरह से नोट कर लें कि इसमें किसमें, यण संधि में। तो यण संधि में य या व या र से पूर्व वर्ण सदैव हल का मतलब होता है स्वर रहित व्यंजन, स्वर रहित व्यंजन। हम अपनी भाषा में हम इसको यूँ समझ सकते हैं कि भाई आधा अक्षर होता है। कैसा होता है, आधा अक्षर। तो य, व और र से पहले जो वर्ण आएगा वो हमेशा हल होगा, यानी कि स्वर रहित व्यंजन होगा, यानी कि वो वर्ण हमेशा आधा होगा। कब होगा, जब संधि हो जाएगी। ठीक है, तो स्वर रहित व्यंजन होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बाद में। दूसरे पॉइंट के बारे में हम ये कहेंगे कि बाद में जो भी असमान स्वर आ रहा है, ठीक है, वो जो भी स्वर होगा उसकी मात्रा का योग हम य, व और र के साथ करेंगे। पॉइंट को आप नोट कर लें, इस पॉइंट को भी, कि बाद वाले असमान स्वर की
मात्रा का योग य व अथवा र के साथ होता है। ठीक है, बाद में जो भी स्वर होगा उस स्वर की मात्रा का योग किसके साथ होगा? य व अथवा र के साथ होगा। कैसे होगा इस चीज़ को हम थोड़ा आगे समझेंगे, इसके सूत्रों में समझेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि य व और र से पूर्व हलंत वर्ण केवल यण संधि में ही हो, ये भी कोई अनिवार्य नहीं है। यहाँ पर आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि हिंदी में जब हम आगे प्रत्यय पढ़ेंगे तो प्रत्यय में आपको एक प्रत्यय पढ़ाऊँगा य प्रत्यय। तो य प्रत्यय से पहले आने वाले वर्ण भी हलंत हो सकते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ साहित्य, सत्य, तो ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं। मित्रों, आपको मैं सावधान कर दूं, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो यण संधि की श्रेणी में नहीं आते हैं। इन शब्दों में संधि नहीं है। स्पष्ट बता दूं मैं आपको, यहाँ केवल संयोग हुआ है। अगर मैं साहित्य की बात करूं तो इसमें स उपसर्ग है, हित मूल शब्द है और य इसमें प्रत्यय है। अच्छी तरह से ध्यान कर लें, स उपसर्ग है, हित मूल शब्द है और य प्रत्यय है। य प्रत्यय का जब हम योग करते हैं तो शब्द का जो प्रथम स्वर है वो प्रथम स्वर हमेशा परिवर्तित हो जाता है। अगर अ है तो आ हो जाएगा, ई है तो ई दीर्घ हो जाएगा, ऊ है तो ऊ भी दीर्घ हो जाएगा और री है तो री का संप्रसारण अर के रूप में हो जाएगा। लेकिन फिर भी प्रथम स्वर अ है, इसलिए अ का दीर्घीकरण आ के रूप में होकर के और ये जो अर है वो आर के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। जब हम प्रत्यय पढ़ेंगे मैं अच्छी तरह से इस चीज़ को व्यवस्थित ढंग से आपको बताऊंगा थोड़ा, और तब आप वहाँ आसानी से इसको समझ लेंगे। तो य प्रत्यय के कारण स जो प्रथम स्वर है, स्वर में जो अ है, इस स का दीर्घीकरण होकर के आ हो जाता है। हित शब्द होता है जिसमें हित में त हलंत हो जाता है। जब भी हम य प्रत्यय को जोड़ते हैं तो य प्रत्यय में जो जहाँ य प्रत्यय जुड़ता है उसमें जुड़ने वाला जो शब्द है उसका अंतिम जो स्वर है उसका लोप हो जाता है। तो आप देखोगे कि हित जो मूल शब्द है ये जुड़ रहा है, इसमें अंतिम स्वर कौन सा है? अ है, तो इसका हम लोप कर देंगे तो त क्या हो जाएगा? हलंत हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और इसी आधे त के साथ में हम क्या जोड़ देंगे? यह प्रत्यय जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से ये शब्द बन जाएगा साहित्य। ठीक है। सत्य के साथ में भी सत्य मूल धातु है, संस्कृत की धातु है। धातुओं के साथ में जब यह प्रत्यय जुड़ता है तो प्रथम जो स्वर है वो दीर्घ नहीं होता है, संस्कृत के नियमों के अनुसार होता है ऐसा। तो सत्य प्लस य का जो रूप है, संयोग का जो रूप हो जाएगा वो सत्य हो जाएगा। ठीक है। तो जहाँ कहीं पर य से पहले आधा वर्ण देखो तो हमेशा वहाँ पर यण संधि के बारे में विचार ना करें, वहाँ कोई प्रत्यय भी हो सकता है। निश्चित रूप से पहले शब्दों की अच्छी तरह से विवेचना करें और निश्चिंत हो जाने के बाद में ही सही विकल्प को चुनें। इस प्रकार के विकल्प आपको परीक्षा के किसी प्रश्न में यण संधि के उदाहरणों में 3 यण संधि के उदाहरण देकर के और एक इस प्रकार का प्रत्यय से बना हुआ कोई उदाहरण एक देकर के और सवाल ये पूछ सकते हैं कि निम्न में से किस विकल्प में यण संधि नहीं है। जब शब्द नहीं है का होता है तो मित्रों थोड़ी सावधानी पूर्वक हर एक शब्द के भली भांति प्रकार से खंड करते हुए जांच करनी है कि कहाँ पर संधि हो रही है और कहाँ पर संयोग हो रहा है। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ यण संधि के सूत्रों के बारे में। ठीक है। तो मित्रों यण संधि का जो पहला सूत्र है, पहला सूत्र ये कहता है कि ई अथवा ई के बाद में, ई अथवा ई के बाद में कोई भी असमान स्वर हो, ई अथवा ई के बाद कोई भी क्या हो? असमान स्वर हो, तो जो इसका रूपांतरण किस में हो जाएगा? इसका रूपांतरण य के रूप में हो जाएगा। और यहाँ जो बाद में असमान स्वर आया है, यहाँ पर असमान स्वर की क्या लग जाएगी? मात्रा लग जाएगी। जो स्वर आया है, अगर अ आया है तो य में जो हलंत है ये हलंत हट जाएगा, अ स्वर की मात्रा लग जाएगी। अगर या आएगा तो आ आएगा तो आ की मात्रा लग करके या हो जाएगा। ई के बाद में ई आएगा नहीं, क्योंकि नियम कहता है असमान स्वर। ठीक है।
तो यण संधि में ई अथवा ई के बाद ई अथवा ई कभी नहीं आएंगे। इसके अलावा उ अथवा उ आ सकता है। शेष बचे हुए सारे के सारे स्वर आ सकते हैं, वो प्रकार से आएंगे। आपको यहाँ पर अच्छी तरह से डायग्राम के द्वारा उस चीज़ को स्पष्ट कर देता हूँ, समझा देता हूँ। आप इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। हम बात करते हैं सबसे पहले स्वर कौन सा होना चाहिए। पहले सबसे पहले स्वर होना चाहिए ई अथवा ई, और इसके बाद होना चाहिए असमान चाहिए। तो असमान स्वर में क्या क्या हो सकता है? अ हो सकता है, आ हो सकता है, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। इनमें से कोई भी स्वर हो सकता है। ठीक है, ये सभी के सभी स्वर जो हैं वो ए अथवा ई के बाद में क्या है? असमान है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ई अथवा ई के बाद अ होगा तो क्या हो जाएगा? य हो जाएगा। ई का जो य बनेगा वो हलंत बनेगा। ठीक है, बाद में जो स्वर अ है, इस अ स्वर का साथ में संयोग हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा? पूर्ण अक्षर हो जाएगा। इसी प्रकार ई अथवा ई के बाद में आ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। इसी प्रकार ई अथवा ई के बाद में ऊ जुड़ेगा तो यू, दीर्घ ऊ जुड़ेगा तो दीर्घ यू, री जुड़ेगा तो री, ए जुड़ेगा तो ए, ऐ जुड़ेगा तो यई, ओ जुड़ेगा तो यो, और औ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? यौ हो जाएगा। अच्छी तरह से इस सूत्र को समझ लें। मैं हर एक सूत्र में दिए गए हर एक स्वर पर मैं आपको उदाहरण बना करके बताऊंगा अच्छी तरह से। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, भविष्य में आपके पढ़ने के लिए बहुत काम आएगी ये चीज़। वीडियो को बार बार देखते हैं, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें अच्छी तरह से कंठस्थ रहें, याद रहें। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले उदाहरण के बारे में। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं कि ई अथवा ई के बाद में अ स्वर का तो क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा। अब ये कैसे, उदाहरण के द्वारा समझा देता हूं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा है अति प्लस अंत, अति प्लस अंत। अब मैं अच्छी तरह से पूरा इसका जो मैं अक्सर अपनी ऑफलाइन क्लास में कहता हूं कि मैं इन शब्दों का जो है पूरा पोस्टमार्टम करूंगा। इनका जबड़ा, थोबड़ा, खोपड़ा, फेफड़ा, कलेजी, गुर्दा सब निकाल के बाहर रख दूंगा आपके सामने, ताकि अच्छी तरह से आपको मालूम चल जाए कि बीमारी कहाँ छिपी हुई है। ठीक है, हमें कहाँ से किन खंडों को जोड़ना है और उसका क्या रूपांतरण होना है। ठीक है, तो इसी जबड़े, थोबड़े, खोपड़े, फेफड़े, कलेजी, गुर्दे को निकालने के लिए तैयार हो जाएं। हम बात करते हैं अति प्लस अंत की। तो मित्रों, अति में से जब आप त को हल करोगे तो त से स्वर कौन सा निकलेगा? ई स्वर निकलेगा। इसके बाद में हम बात करते हैं अगला स्वर कौन सा है? अगला स्वर अ है। शेष पद क्या बचा है? त बचा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ई के बाद में अ जुड़ेगा। तो मित्रों, पूरा डायग्राम आपके सामने खींचा हुआ है। ई के बाद में अ जुड़ता है तो क्या होता है? य हो जाता है। ठीक है, यह हो गया। आप देखेंगे ई स्वर है, ई का तो जो रूपांतरण है वो हलंत य के रूप में होना चाहिए, लेकिन बाद में स्वर कौन सा है? अ स्वर है, तो दोनों का योग होगा। तो जो यह है वो यह पूर्ण व्यंजन के रूप में लिखा जाएगा। मैंने यहाँ पूर्ण व्यंजन लिखा है। अब आप यहाँ पर ज़रा गौर करें कि अति में हमने ई स्वर को निकाल लिया तो शेष पद त हलंत रह गया। ई और अ को जोड़कर हमने यह बना लिया। शेष पद जो बचा है इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे। अब आप देखोगे, जैसा कि मैंने आपको परिभाषा के नोट में मैंने आपको लिखाया कि य व र से पूर्व। तो मित्रों, यहाँ पर हम अभी य के उदाहरण देख रहे हैं। तो य से पूर्व जो वर्ण है वो हमेशा हलंत होता है। तो आप पर अच्छी तरह से देख लें कि य से जो पहले त वर्ण है ये स्वर रहित है, हलंत है। इसको हम जब जोड़ के लिखेंगे तो आधा लिखेंगे। अच्छी तरह से इसको देख लें। ये शब्द बनेगा अत्यंत। क्या शब्द बनेगा? अत्यंत। अच्छी तरह से आपके समझ में आ गया होगा। ज़रूरत हो तो एक बार वीडियो को वापस रिवाइंड करके अच्छी तरह से देख लें, समझ लें उदाहरण को। ठीक है, अति प्लस अंत का क्या हो जाएगा? अत्यंत हो जाएगा। मैं अभी इन सभी सूत्रों को एक्सप्लेन करने के बाद में कुछ उदाहरण आपके अभ्यास के लिए भी दूंगा, जैसा मैं नियमित रूप से देता रहता हूं, ताकि आप भी
संघर्ष करते रहे, क्योंकि साथियों संघर्ष जितना कठिन होगा सफलता उतनी ही बुलंद होगी। इसलिए संघर्ष करने के लिए जूझ जाओ, एक बार जितना संघर्ष कर सको संघर्ष कर लो, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मित्रों, अपनी हार नहीं होनी चाहिए। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि मेरा हर विद्यार्थी सफल हो। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं इसके कुछ अगले उदाहरणों के बारे में। अगला उदाहरण ये कहता है कि ई के बाद में अब हम किसके उदाहरण लेंगे? आ स्वर के उदाहरण लेंगे। इसमें उदाहरण में हमने क्या लिया था? ई के बाद में अ लिया था। अब हम बात करते हैं ई के बाद में आ की। तो मित्रों, ई के बाद में आ का एक उदाहरण हम ले लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा है परि प्लस आवरण। परि प्लस आवरण। अच्छी तरह से शब्दों को देख लें। पहला शब्द क्या है? परि, जिसका अंतिम स्वर क्या है? ई। दूसरा शब्द क्या है? आवरण है, जिसका प्रथम स्वर क्या है? आ है। जिस तरह से मैंने इसका पोस्टमार्टम किया था, आप भी इसका पोस्टमार्टम एक बार और देख लें। मैं इसको पूरे खंडों में तोड़ रहा हूँ। आगे वाले उदाहरण जो है उसी तरह से आप अभ्यास करते रहेंगे। ठीक है, तो परि प्लस आवरण का क्या हो जाएगा? तो परि में आप देखिए कि र को हल करोगे तो स्वर कौन सा निकलेगा? ई। आवरण का स्वर कौन सा लेंगे? आ। पीछे पद क्या बचा है? वर्ण। ठीक है, ई प्लस आ को आप जोड़ोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि परि में से हमने ई को निकाल दिया तो र हलंत हो गया। ई आ को जोड़ करके हमने क्या बना दिया? या बना दिया। पीछे क्या बचा है? वर्ण बचा है। जैसा है वैसा का वैसा लिख देंगे। मित्रों, आप यहाँ पर देखोगे कि र है, और जब र हलंत होता है, आधा होता है, स्वर रहित होता है, तो ये हमेशा आगे वाले वर्ण के ऊपर इस तरह से लिखा जाता है। तो यहाँ पर भी कुछ हम ऐसा ही करेंगे कि जो या है ये पहले आ जाएगा और ये जो र है ये र इसके ऊपर चला जाएगा। तो पहले या को लाते हैं, र को इसके ऊपर ले जाते हैं तो शब्द बन जाता है वर्ण शब्द एक साथ आकर के पर्यावरण पूरे शब्द का एक रूप हो जाता है। तो परि प्लस आवरण का संधि पद क्या हो जाता है? पर्यावरण हो जाता है। अब मैं जो आपको उदाहरण दूंगा वो उदाहरण आपके अभ्यास के लिए दूंगा, आपकी प्रैक्टिस के लिए दूंगा। उन पर आप अभ्यास करें। उनका सही उत्तर क्या होता है कमेंट सेक्शन में रहें। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूं इसके बाकी के उदाहरण लिखना। कुछ कठिन उदाहरण होंगे, निश्चित रूप से मैं आपको उनका समाधान भी अभी ही करके दूंगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं अब ई के बाद में ऊ की। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने शब्द लिख दिया है अति प्लस सॉरी नया शब्द ले लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर नया शब्द ले लिया है देवी प्लस उपासना। ठीक है, ई के बाद में दीर्घ ऊ चाहिए, तो मैंने शब्द लिख दिया है यहाँ अति प्लस उष्ण। ई प्लस री का जो उदाहरण है मित्रों, ये उदाहरण बहुत ही रेयर है, बहुत ही दुर्लभ है। ठीक है, क्योंकि हिंदी में ई के साथ में री के उदाहरण सामान्यतः नहीं बनते हैं। लेकिन आपको कहीं ये भ्रम ना हो कि यहाँ पर तो गुरुजी ने सूत्र में तो लिखा है और बता नहीं रहे हैं, इसलिए मैं आपकी खातिर अफ्रीका के घने जंगलों से ढूंढ करके एक नगमा लेके आया हूँ। आप साथ रहें, नोट करते रहें। हैं तो ई अथवा ई के बाद में री जुड़ेगा। ठीक है, तो मैंने शब्द लिखा है एक वी प्लस रिद्धि। मित्रों, ये उदाहरण थोड़ा टिपिकल वैरायटी का है, समझाना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा इस उदाहरण को। आप बाकी के उदाहरण देखें। ई के बाद में ए चाहिए, मैंने यहाँ पर शब्द लिख दिया है प्रति प्लस। ठीक है, ई के बाद में आई चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर शब्द लिख दिया है अति प्लस ऐश्वर्य। ठीक है, ई के बाद में ओ चाहिए, तो मैंने यहाँ पर शब्द लिख दिया है अति प्लस ओजस्वी। और ई के बाद में औ चाहिए, तो इसका एक शब्द हो गया अति प्लस औदार्य। ठीक है, इन सभी के उदाहरण जो मैंने आपको दिए हैं अभ्यास के लिए, कमेंट सेक्शन में आप सभी इनका उत्तर देंगे। मैं नियमित रूप से आपके उत्तरों को देखता हूं, वॉच करता हूं। ठीक है, आप उत्तर देते रहें। इसमें जो मैंने आपको बताया है कि ई के बाद में री का उदाहरण जो ये उदाहरण बनता है, ये थोड़ा लिए कठिन है। मैं थोड़ा इसको अच्छी तरह से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि
जो आपकी कठिनाई है उसका निवारण हो सके। साथियों, अपना उदाहरण था वी प्लस रिद्धि। आप जानते हैं कि जो वी है वो एक उपसर्ग है, वी एक उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है विगत। ठीक है, उपसर्गों के वैसे कई अर्थ होते हैं, मैं आपको जब उपसर्ग पढ़ाऊंगा तब उनके अर्थों के बारे में बताऊंगा। यहाँ पर हम इसका अर्थ लेंगे नष्ट या विगत, चली गई, ठीक है, अतीत। इन अर्थों में हम वी का अर्थ लेंगे। और रिद्धि का मतलब आप समझते ही हैं, समृद्धि, संपन्नता। ठीक है, संधि हम इसकी करेंगे तो मैंने आपको जैसा बताया था कि व को हल करेंगे तो व से स्वर कौन सा निकलेगा, व से स्वर निकलेगा ई। उसके बाद में रिद्धि से हम स्वर ले लेते हैं री, और शेष पद क्या बचा है, धी, हम इसको अलग कर देते हैं। अब बात यह है कि ई के बाद में री होगा, तो मित्रों ई को तो हम किस में बदल देंगे, य में बदल देंगे। बाद में स्वर कौन सा है, री है, तो बाद वाले स्वर की मात्रा का योग हम य के साथ में लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा है, व हलंत बचा है, प्लस ए प्लस री का जुड़कर री हो गया। थोड़ा कठिन उच्चारण है, अभ्यास करें विशेष रूप से। ठीक है, अब हम इस पूरे खंड को जोड़ देंगे तो शब्द क्या हो जाएगा, वृद्धि। ठीक है, जब संस्कृत में हम अव्ययभाव समास का जो विधायक सूत्र पढ़ते हैं तब उस समय हमें ये जो वृद्धि शब्द है ये देखने को मिलता है। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि अर्थाभावा अत्यय असंप्रति। तो यहाँ पर ये वृद्धि जो शब्द है वो हमें देखने को मिलता है, जिसका तात्पर्य होता है नष्ट। ठीक है, चलिए, तो अच्छी तरह से आपके समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो एक बार वीडियो को ब्रेक लेकर के रिवाइंड करके और एक बार अच्छी तरह से इसको समझ लें, देख लें। मैं बात करता हूँ अगले सूत्र के बारे में। ठीक है, चलिए, कुछ उदाहरण अगर और ज़रूरत हो आपको तो मैं कुछ उदाहरण और भी दे दूं आपको। नदी प्लस अर्पण पिछले सूत्र के ही उदाहरण है, जिसमें ई के बाद में असमान स्वर का विधान किया गया था। ठीक है, कुछ उदाहरण और ले लीजिए। प्रति प्लस उत्तर। ठीक है, स्वस्ति प्लस अयन, रवि प्लस उदय, कवि प्लस आदि। ठीक है, ये इस प्रकार के कुछ और उदाहरण हैं। इन उदाहरणों पर अभ्यास करें, कमेंट सेक्शन में इनका उत्तर लिख करके ज़रूर बताएं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ यण संधि के अगले सूत्र के बारे में। तो मित्रों, जो अगला सूत्र है, अगला सूत्र ये कहता है उ अथवा उ के बाद में। दूसरा जो सूत्र है ये सूत्र कहता है कि उ अथवा उ के बाद में कोई भी असमान स्वर हो, कोई भी असमान स्वर हो तो उ अथवा उ का क्या हो जाता है, व हो जाता है। अथवा उ का क्या हो जाता है, व हो जाता है। और असमान इसकी यहाँ क्या लग जाती है, मात्रा लग जाती है। जो स्वर आएगा, असमान स्वर आएगा, उसी असमान स्वर की मात्रा हम किसके साथ लगाएंगे, व के साथ लगाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना, उ अथवा उ प्रथम पद के अंतिम स्वर के रूप में आएंगे और असमान स्वर जो हैं वो बाद में स्वतंत्र रूप से आएंगे। पहले प्लस के पहले के जो स्वर हैं वो मात्रा के रूप में आएंगे, प्लस के बाद में जो भी स्वर आएंगे वो हमेशा वर्ण के रूप में आएंगे। मैं इसका भी जैसा पहले सूत्र का बनाया वैसा का वैसा एक चार्ट बना देता हूं ताकि अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाए, हर एक वर्ण का, हर एक स्वर का उदाहरण बन जाए। ठीक है, तो हम बात करते हैं इस बार कि हमें पहले स्वर कौन सा चाहिए, उ अथवा उ। ठीक है, और इसके बाद में आने वाले स्वरों की पूरी लिस्ट हो जाएगी यहाँ पर, अ, आ, ई। अब आप देखिए यहाँ पर, वहाँ पर मित्रों हमने ई स्वर को इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि प्लस से पहले ई वर्ण आए हुए थे। ठीक है, और उ को हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि वो समान स्वर हो जाएंगे। आगे हम बात करते हैं री, ए, ऐ, ओ तथा औ। ये सभी के सभी स्वर इसके बाद में हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनके बनने वाले उदाहरणों के बारे में। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि उ अथवा उ के बाद में अगर अ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा,
तो मित्रों आपको मालूम है कि उ के बाद में अ होगा तो क्या हो जाएगा व, उ के बाद में आ हो गया तो हो जाएगा वा। ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। वैसे अगर आप चाहें तो इनका प्रयास यूँ भी कर सकते हैं कि उ अ, इन आप एक साथ लिख करके जब इनका करेंगे तो संयुक्त रूप से इन दोनों का उच्चारण व के रूप में ही आएगा, जो कि व के काफ़ी निकटतम ध्वनि है। ठीक है, और शब्दों के रूप में जब हम इन ध्वनियों को जोड़ के देखते हैं तो वो उच्चारण स्पष्ट रूप से व के रूप में ही होता है। तो इन सभी स्वरों के साथ में आप इस तरह से ये जो एक्सपेरिमेंट है वो कर सकते हैं, बहुत इजीली आपको समझ में भी आ जाएगा। उ के बाद में अगर ई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा वी, ई दीर्घ हो गया तो वी भी क्या हो जाएगा दीर्घ, री आ गया तो क्या हो जाएगा व्री, ए हो गया तो क्या हो जाएगा वे, ऐ हो गया तो क्या हो जाएगा वही, ओ के स्थान पर मतलब ओ के साथ जुड़कर हो जाएगा वो, और औ के साथ जुड़ने हो जाएगा वौ हो जाएगा। इस प्रकार ये स्वर बन जाते हैं उ के बाद में असमान स्वर, और उन असमान स्वरों से बनने वाले जो वर्ण हैं, जो नई ध्वनि है वो। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले उ अथवा उ के बाद में अ स्वर हो तो क्या हो जाएगा व हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि ये व कैसे हो जाएगा। तो इसके जो उदाहरण है वो उदाहरण हम, ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं उ अथवा उ के बाद में अ चाहिए हमें। तो मैंने यहाँ पर शब्द लिख दिया है अनु प्लस अय, अनु प्लस अय। तो मित्रों आप यहाँ पर देखोगे कि अनु में जब आप न को हल करोगे तो न से स्वर कौन सा निकल जाएगा उ, अय से स्वर कौन सा निकल जाएगा अ, और शेष पद क्या रह जाएगा य। उ प्लस अ को जोड़ोगे तो दोनों के योग से क्या हो जाएगा उ प्लस अ का क्या हो जाएगा, आप यहाँ देख सकते हैं उ प्लस अ का क्या हो रहा है व हो रहा है। अब आप यहाँ पर देखोगे कि पहले अन प्लस व प्लस य, जैसा कि मैंने आपको परिभाषा के शुरुआत में बताया था कि व से पूर्व वर्ण क्या होता है हलंत होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रहा व, और ये इसे जो पहले वर्ण है न, ये अभी तक हलंत हैं, और दोनों पदों को साथ में जोड़ेंगे तो अनु प्लस अय की संधि अन्वय, संधि क्या हो जाएगी अन्वय। अच्छी तरह से आ गया होगा समझ में आपके। अगर कोई समस्या हो तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके फिर से एक बार देख लें। ठीक है, मैं आगे की तरफ चलता हूँ। अब हम लेंगे उ अथवा उ के बाद में आ होगा तो क्या हो जाएगा वाह हो जाएगा। अब ये वाह कैसे हो जाएगा, हम थोड़ा इसकी भी एक बार अच्छी तरह से विवेचना करते हैं, इसको भी एक बार अच्छी तरह से समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए तो मित्रों मैंने यहाँ पर एक इसका उदाहरण लिख लिया है वधु प्लस आगमन। अब आप यहाँ पर देखोगे कि वधु में जो स्वर है वो स्वर दीर्घ उ है। तो मित्रों ह्रस्व उ हो यानी स्वर छोटा हो या दीर्घ उ यानी बड़ा स्वर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन दोनों में से कोई भी एक स्वर प्रथम पद के अंतिम स्वर के रूप में पदांत स्वर के रूप में होना चाहिए। इसी जैसे हमने पहले पद का जो संधि विच्छेद किया था, हम इसी का संधि विच्छेद करेंगे। वधु में से जब आप ध को हल कर दोगे तो स्वर कौन सा निकल जाएगा दीर्घ उ स्वर निकल जाएगा। आगे स्वर कौन सा है आगे स्वर आ, और शेष पद क्या है गमन है। अब इसी तरह से आप देखें कि उ प्लस आ जुड़कर क्या हो जाएगा वाह हो जाएगा। इधर आप देख रहे हैं कि वधु में जो ध है वो हलंत है, उ प्लस आ के योग से वाह हो गया। पीछे जो पद बचा है वो गमन जैसा है वैसा का वैसा आ जाएगा। जैसा कि आपने देखा सुना पढ़ा है अब तक कि वह से पूर्व वर्ण हलंत होगा यानी आधा होगा। आप यहाँ आधा लिखते पूरे खंड को जोड़ दें, इसका जो सही संधि विच्छेद जो संधि पद है वो हो जाएगा वधु प्लस आगमन का क्या हो जाएगा वध्वागमन पद हो जाएगा। ठीक है, तरह से आ गया समझ में। अब हम बात करते हैं उ के साथ में अन्य सभी स्वरों की। ठीक है, तो इसके कुछ और उदाहरण हम लिख लेते हैं। बात करते हैं हम उ के बाद में ई की। ठीक है, तो शब्द हो जाएगा अनु प्लस
इति। जब प्लस इति देंगे तो शब्द क्या हो जाएगा? अन्विति। मित्रों यहाँ पर आपको मात्राओं का विशेष ध्यान रखना होगा। जो स्वर आ रहा है हमें उसी की मात्रा लगानी है। मात्राओं का आपको अभ्यास अच्छी तरह से होना चाहिए। मात्राओं के लेखन में आप जितने पारंगत होंगे, संधि अध्याय आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा, लेखन की दृष्टि से भी और वाचन की दृष्टि से भी, बोलने के लिहाज से भी। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऊ के ई। तो मैंने यहाँ पर शब्द लिखा है प्लस ईश्वर। यहाँ पर देखोगे कि पहले ऊ है और बाद में दीर्घ ई है। अब मात्रा कैसे लगेगी उसका निर्धारण एक बार आपको करना है। ठीक है, मैं आपके कमेंट सेक्शन में दिए गए उत्तरों को देखकर ही अपनी प्रतिक्रिया दूंगा। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी कक्षा में मेरा विद्यार्थी है वो खुद ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहे। मैं करके सीखने की प्रक्रिया पर विश्वास करता हूँ। शिक्षण की जो मनोवैज्ञानिक विधि है वो भी यही होता है, करके सीखो। क्योंकि अभ्यास से हम जितना सीखते हैं, हम केवल पढ़ करके या सुन करके हम उतना ज़्यादा नहीं सीख सकते। इसलिए मित्रों, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करवाना चाहता हूँ। मेरी अगर ऑफलाइन क्लास होती है तो जो मुझसे पढ़े हुए विद्यार्थी हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि इसी संधि को यदि मैं अपनी ऑफलाइन में पढ़ाया होता तो कम से कम 30-30, 40-40 उदाहरण मैं इन संधियों के ऑन बोर्ड अभ्यास करवा देता हूं, ताकि विद्यार्थी की जो संपूर्ण पढ़ाई है वो कक्षा की कक्षा में हो जाए। उसको अतिरिक्त शिक्षण की जो आवश्यकता है वो कम से कम पढ़े। ठीक है, बाकी समय बचा हुआ वो अतिरिक्त विषयों पर भी दे सकते हैं। मुझे मालूम है कि कुछ विषय जिनको बार बार पढ़ने की आवश्यकता होती है उसके लिए विद्यार्थी को समय चाहिए, और वही समय उनका वहाँ बचाने के लिए मैं कक्षा में आपका अच्छी तरह से अभ्यास करवाने की कोशिश करता हूँ। जो आलसी विद्यार्थी हैं उनको हो सकता है मेरा ये प्रयास पसंद ना भी आए। ठीक है, लेकिन मेरी भावना यही है कि मुझसे पढ़ा हुआ हर विद्यार्थी सफल हो, अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़े, उसकी आशाएँ उन्नति की ओर अग्रसर हो। बात करते हैं ऊ के बाद में री स्वर की। तो इसका एक उदाहरण बनता है भृगु प्लस ऋषि। कुछ विद्यार्थियों के लिए ये थोड़ा कठिन हो सकता है, क्योंकि री वाले जो उदाहरण हैं मैंने देखा है अक्सर विद्यार्थी गलत कर देते हैं। घबराने की बात नहीं है, मैं इसके साथ में और भी उदाहरण देकर के आगे अच्छी तरह से इन उदाहरणों को, ऐसे कठिन उदाहरणों को समझा दूंगा। फिर भी यदि कोई समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी समस्या बता सकते हैं। मैं आपको बार बार कहता हूँ, मैं आपकी सवाल को गिद्ध दृष्टि से देखूंगा। ठीक है, गिद्ध दृष्टि से आपकी जो प्रोग्रेस है वो मेरी आंखों से बची नहीं रह सकती। मैं भी चाहता हूं कि आप भी अपने प्रोग्रेस को हो सके बताएं मुझे। ठीक है, तो भृगु प्लस ऋषि क्या रूप होगा मैं आगे विश्लेषण करके बताऊंगा। ऊ के बाद में अब हमें चाहिए ए, तो हम यहाँ पर एक उदाहरण ले सकते हैं वस्तु प्लस एक। ठीक है, ऊ के बाद में हमें चाहिए ऐ, तो मैं यहाँ पर एक शब्द लिख लेता हूँ बहु प्लस ऐश्वर्य। ठीक है, ऊ के बाद में हमें चाहिए ओ, तो मैं यहाँ पर शब्द लिख लेता हूँ बहु प्लस ओजस्वी। और ऊ के बाद में आपको चाहिए स्वर औ, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बहु प्लस औदार्य। मित्रों, यण संधि के उदाहरण इस प्रकार हर एक स्वर पर हर एक किताब में मिले, सामान्यतः ऐसा मैंने नहीं देखा है। इसलिए मैंने हर एक स्वर पर एक एक उदाहरण आपको बता दिया है, ताकि आपका ये विश्वास जो है वो दृढ़ हो जाए, मजबूत हो जाए कि यण संधि में दिए गए स्वरों के बाद में आने वाले जो भी असमान स्वर हैं उन सभी पर उदाहरण बनते हैं। चाहे न्यूनतम रूप से एक ही क्यों ना बनो, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि यदि वो एक भी अगर बन रहा है तो वो मैं विद्यार्थियों तक पहुंचाऊं, क्योंकि परीक्षा में ऐसा ना हो कि वही एक शब्द जिसको मैंने छोड़ दिया है, जिसको किताबों ने छोड़ दिया है, और वही शब्द विद्यार्थी के सामने परीक्षा में आ जाए तो वो कहीं घबरा ना जाए। ठीक है, तो इसलिए मित्रों यहाँ पर ये उदाहरण मैंने खूब सारे दिए हैं, हर एक स्वर पर उदाहरण दिए हैं। ठीक है, आप अच्छी तरह से इनको देखें और इनका उत्तर देने की कोशिश करें। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इस प्रकार के उदाहरणों का, सभी उदाहरणों का
जो हल है वो मैं खुद ही एक बार लिख दूं तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता दें। मैं इन उदाहरणों को ध्यान में रखते हुए, इन सब उदाहरणों को ध्यान में रखते हुए अपने आने वाले जो वीडियो में अगर ऐसी आपकी इच्छा हुई तो मैं इन सभी के जो उत्तर है वो आपको वहाँ एक बार बता दूंगा, ताकि आप जांच कर सके एक बार अच्छी तरह से। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कुछ अगले उदाहरण में। अगला जो सूत्र है वो सूत्र इसका ये कहता है, तीसरा सूत्र, कि री के बाद में कोई असमान स्वर हो तो क्या हो जाता है, अर हो जाता है। ठीक है। यहाँ पर विद्यार्थियों जो मैंने भृगु प्लस ऋषि वाला जो उदाहरण आपको पिछली स्लाइड में जो ये बताया था, मैं इस उदाहरण को एक बार सॉल्व करके आपको बता देता हूँ अच्छी तरह से कि इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो देख लें एक बार इस उदाहरण को। शब्द था अपना भृगु प्लस ऋषि। ठीक है। भृगु में कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जिस प्रकार से आए हैं अंतिम वर्ण को हलंत करना है और उस हलंत करने के बाद उस शब्द में जो अंतिम स्वर है हमें उस स्वर को बाहर निकालना है। आप देखोगे कि भृगु में जब ग को हल करेंगे तो ग में जो ऊ स्वर है इसको हम बाहर निकालेंगे। आगे स्वर कौन सा है, री, और शेष पद क्या है, शी। अब इस प्रकार आप ऊ के बाद में री को जोड़ोगे तो ऊ का तो क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा, और री की क्या लग जाएगी, मात्रा लग जाएगी। आप यहाँ पर देखोगे कि भृगु में जो ग है वो हलंत है, क्योंकि ऊ स्वर को निकाल करके और री के साथ जोड़कर हमने क्या बना लिया है, व्री बना लिया है। शेष पद पीछे क्या बचा है, शी बचा है। जब इस पद को हम जोड़ेंगे तो शब्द क्या हो जाएगा, भृगवृषि हो जाएगा। ठीक है। शब्द क्या हो जाएगा, भृगवृषि। अच्छी तरह से इस शब्द को एक बार देख लें, गलती ना होनी चाहिए, क्योंकि मैं देखता हूं कि कई बार इस प्रकार के जब उत्तर मैं अपने जहां मैं पढ़ाता हूं, जिस कोचिंग में पढ़ाता हूं, मैं अगर मैं टेस्ट के रूप में अगर देता हूं तो कई बार विद्यार्थी भ्रमित होकर और इस प्रकार के उदाहरणों को चुन लेते हैं जो कि उनके गलत हो जाते हैं। तो ध्यान रखें। ठीक है, कि स्वर की मात्रा कहाँ लगानी है, इस चीज़ को ध्यान रखें। ऐसा ही मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, कृतु प्लस ऋषि। अगर मैं सरलतम भाषा में अगर इसको सॉल्व करने की अगर बात करूं तो कुछ नहीं करना है, जिस अक्षर में ऊ की मात्रा हो उस अक्षर को आधा कर देना है। उससे पहले का जो शब्द जैसा है वो वैसा का वैसा रखना है। अंतिम रूप से जहाँ पर ऊ आया है उसको, ऊ की मात्रा को हटा देंगे तो वर्ण आधा हो जाएगा। ऊ के स्थान पर व लिख देना है जो कि परिभाषा में बन रहा है। बाद में जो स्वर है उस स्वर की मात्रा व के साथ लगा देनी है, और शेष पद जो है वो जैसा है वैसा का वैसा आ जाएगा। तो कृतु प्लस ऋषि का संधि पद क्या हो जाएगा, कृतवृषि हो जाएगा। इसी प्रकार एक शब्द अब मैं आपके अभ्यास के लिए दे रहा हूँ, आप एक बार उस पर अभ्यास करें। शब्द थोड़ा कठिन दे रहा हूँ मैं। ठीक है। मृकंडू प्लस ऋषि, इसका उत्तर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, मैं आपके उत्तर की प्रतीक्षा करूंगा। ठीक है। अब हम करते हैं अपने अगले सूत्र के बारे में। री के बाद में कोई भी असमान स्वर हो तो क्या होगा, अर हो जाएगा। एक बार अच्छी तरह से जो दिए गए शब्द हैं इनको देख लें। ठीक है। अब मैं आगे की तरफ चलता हूँ आगे। ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे री के बाद में असमान स्वरों की। तो पहले स्वर क्या हो जाना चाहिए, री हो जाना चाहिए, और बाद में स्वर कौन कौन से आ जाएंगे, अ, आ, ई, उ, ए, उ, ए, आई, ओ और औ। आप देखेंगे कि बाकी जो पिछले सूत्र थे उनकी अपेक्षा इस री के साथ में ज़्यादा स्वरों का योग हो रहा है। ठीक है। हम बात करेंगे सबसे पहले री के बाद में अ होगा तो क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। ठीक है। जहाँ पर आप देखेंगे कि जो र हो जाएगा, री प्लस अ जुड़कर क्या हो जाएगा, र। थोड़ी सी जो गलती है इसको थोड़ा एक बार सुधार कार्य। री के बाद में कोई भी असमान स्वर जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। ठीक है। सूत्र को एक बार थोड़ा वापस समझ लें।
तो मित्रों अब जो हम बात करेंगे इसके तीसरे सूत्र के बारे में, यह सूत्र कहता है कि री के बाद में कोई भी असमान स्वर हो, कोई भी असमान स्वर हो तो क्या हो जाता है, अर हो जाता है। ठीक है, सॉरी, र हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कैसे हो जाएगा ये। तो हम बात करेंगे पहले स्वर री, और री के बाद में जो सभी स्वर हैं हम एक बार फिर से लिख लेते हैं, अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ। ये सभी के सभी स्वर हो जाएंगे। जो थोड़ी त्रुटि हो गई थी उस अर के स्थान पर आप र कर लें एक बार, अच्छी तरह से ध्यान रखें इस चीज़ का। ठीक है, अब हम बात करते हैं री के बाद में अ होगा तो क्या हो जाएगा, र। इसी प्रकार री के बाद में आ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। री के बाद में ई होगा तो क्या हो जाएगा, री। री के बाद में ई दीर्घ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, री दीर्घ हो जाएगा। ऊ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रू। ऊ दीर्घ हो जाएगा तो रू दीर्घ हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा, रे। ऐ का क्या हो जाएगा, रई। ओ का क्या हो जाएगा, रो। और औ का क्या हो जाएगा, रऊ हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके उदाहरणों के बारे में। तो मित्रों सबसे पहले हमें चाहिए कि री के बाद में स्वर चाहिए अ। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक शब्द लिखा है पितृ प्लस अर्पण। शब्द हमने लिखा है पितृ प्लस अर्पण। यहाँ पर आप देखोगे मित्रों, पितृ में जब आप त को हल करोगे, पितृ में जब आप त को हल करोगे तो त से स्वर कौन सा निकलेगा, री। अर्पण से स्वर कौन सा लेंगे हम, अर्पण से स्वर लेंगे अ। और शेष पद क्या बचा है, अर्पण जो बचा है, जैसा बचा है उसको वैसा का वैसा रखेंगे। अब हम बात करते हैं कि री के बाद में अ होगा तो क्या होगा, तो री के बाद में अ होगा तो जुड़ करके री प्लस अ का क्या हो जाता है, आप यहाँ सूत्र में देख सकते हैं, री प्लस अ जुड़कर क्या हो रहा है, र हो रहा है। यहाँ पर आप देखोगे कि क्योंकि री को निकाल करके और आगे वाले स्वर के साथ जोड़कर हमने र बना दिया, तो पितृ में जो त हलंत है वो हलंत रहेगा, री प्लस अ का र हो जाएगा और पद जो जैसा है वो वैसा का वैसा रहेगा। अब हम बात करते हैं कि त के साथ में र को जोड़ेंगे तो त प्लस र जुड़कर क्या हो जाता है, त्र हो जाता है। ये एक संयुक्त व्यंजन बन जाता है। तो शेष पद, अब यहाँ पर आप थोड़ा गौर कीजिएगा कि अब हमने त प्लस र को जोड़कर त्र बना दिया है, तो शेष पद इधर क्या बचा, केवल पी बचा है। त प्लस र जुड़कर त्र हो गया और शेष पद जो बाद वाला है वो वैसा का वैसा है। अब हमें इस पूरे खंड को एक साथ जोड़ देना है, तो शब्द क्या हो जाएगा, पितृर्पण। शब्द क्या हो जाएगा, पितृर्पण। अच्छी तरह से इस शब्द को एक बार देख लें, ठीक है, ताकि आगामी जो उदाहरण है वो थोड़ा करने में थोड़ी आसानी हो जाए आपको। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि री के बाद में आ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो जो इसके अगले उदाहरण हैं वो उदाहरण रख लेते हैं। अगला शब्द चाहिए री के बाद में स्वर, इस बार हमें आ। तो मैंने यहाँ पर एक शब्द लिख दिया है पितृ प्लस आराधना, पितृ प्लस आराधना। तो तरीका वही है। अगर मैं सिंपल तरीके से अगर बात करूं तो अभी मैं सारे एक बार लिख दूं, उसके बाद में आपको एक बहुत आसान तरीका बताऊंगा जिससे चुटकियों में आप इन सारे के सारे शब्दों को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं, बिल्कुल भी कोई कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, तो हमें चाहिए अब री के बाद में ई, तो मैंने सब लिख दिया मातृ प्लस इच्छा। री के बाद में दीर्घ ई चाहिए, तो मैंने शब्द लिख दिया कर्तृ प्लस ईश्वर। ठीक है, री के बाद में अब हमें उ चाहिए, तो मैंने लिख दिया ज्ञात्री प्लस उक्ति। अब हमें री के बाद में दीर्घ ऊ चाहिए, तो मैंने यहाँ पर शब्द लिख दिया है धर्तृ प्लस ऊष्मा। अब हमें चाहिए ए चाहिए, तो मैंने शब्द लिख दिया है
कर्तृ प्लस एक। ठीक है, अब हमें ई के बाद में आई चाहिए, तो हम इसका उदाहरण ले लेते हैं। पात्री प्लस ऐश्वर्य, पात्री प्लस ऐश्वर्य। अब री के बाद में ओ चाहिए, तो मैंने यहाँ पर शब्द लिख दिया है धर्तृ प्लस ओज, धर्तृ प्लस ओज। और री के बाद में औ चाहिए, तो मैंने शब्द लिख दिया है कर्तृ प्लस औदार्य। ठीक है, तो इस प्रकार के ये उदाहरण री के साथ में सभी स्वरों के साथ बन गए हैं। आप देख सकते हैं के बाद में अ हो गया, आ हो गया, ई हो गया, दीर्घ ई, उ। तो जहाँ कहीं पर भी प्रथम पद के अंतिम वर्ण के रूप में आपको ये त्रि दिखाई देता है, वहाँ पर आपको क्या करना है कि स्त्री के स्थान पर, त्रि के स्थान पर आपको क्या करना है, स्त्री को हटाना है और स्त्री के स्थान पर आपको त्र जोड़ देना है। यानी अगर मैं बात कर दूं कि मातृ प्लस इच्छा, शब्द मैंने क्या लिखा है, मातृ प्लस इच्छा। ठीक है, तो यहाँ पर इस शब्द को जोड़ेंगे, तो मैंने आपको बताया है कि त्रि के स्थान पर त्र जोड़ना है, तो मातृ जो ये त्रि के स्थान पर हम जोड़ देंगे त्र। अब बाद में स्वर कौन सा है, जो स्वर है हमें उसकी मात्रा लगा देनी है, और शेष पद जो है वो जैसा है वैसा का वैसा लगा देना है। जो शब्द बनेगा वो एकदम शुद्ध रूप से बनेगा। इसी प्रकार से आप बाकी उदाहरणों पर भी अभ्यास कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं ज्ञातृ प्लस उक्ति, तो ज्ञातृ में आप देख रहे हैं त्रि है, तो त्रि के स्थान पर हमें क्या लगाना है, त्र लगा देना है। उक्ति का जो उ है, इसकी मात्रा का योग हमें त्र के साथ में कर देना है, और शेष जो बचा हुआ पद है वो एज इट इज़ हमें शब्द के साथ में जोड़ देना है। शब्द बन जाएगा ज्ञातृक्ति। इसी प्रकार धर्तृ प्लस ऊष्मा जो शब्द बना है, या धार्तृ लिख दिया है, धर्तृ। ठीक है, धारण किया है जिसने, तो धर्तृ प्लस ऊष्मा। तो यहाँ आप देखोगे कि त के ऊपर भी र है और त के नीचे री की मात्रा है, तो हमें केवल नीचे वाली मात्रा को है, ऊपर वाला जो जैसा है वो वैसा का वैसा रहेगा। उदाहरणों को एक बार आप ढंग से देखें कि धर्तृ में जो ये त्रि है, स्त्री के स्थान पर हम क्या कर देंगे, त्र करेंगे। ऊपर जो मात्रा है जो जैसे वैसे की वैसे रहेगी। बाद में जो स्वर है, जैसा स्वर है हम के मात्रा लगा देनी है। यहाँ पर दीर्घ उ है, तो हमने दीर्घ उ की मात्रा लगा दी है। बचा पद क्या है, धर्तृ ऊष्मा, धारण की हो ऊष्मा जिसने, तो इस प्रकार से उदाहरण बन जाते हैं। ठीक है, आप इन सभी उदाहरणों को एक बार अच्छी तरह से सॉल्व करें। कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। ठीक है, उदाहरण ये थोड़े कठिन है, इसलिए मैं खुद चाहता हूं कि इनको मैं खुद ही एक बार सॉल्व कर दूं, आपके लिए आसान हो जाएगा। पितृ प्लस अर्पण का मैंने बता ही दिया है, शब्द क्या हो जाएगा, पितृ अर्पण। ठीक है, इसी प्रकार पितृ प्लस आराधना का क्या हो जाएगा, पित्राराधना। ठीक है, बाकी जो उदाहरण हैं जैसे मातृ प्लस इच्छा का मैंने आपको बता ही दिया है, क्या हो जाएगा, मातृच्छा। कर्तृ प्लस ईश्वर का हो जाएगा कर्तृश्वर। ठीक है, ज्ञातृ प्लस उक्ति का क्या हो जाएगा, ज्ञातृक्ति। धर्तृ प्लस ऊष्मा का क्या हो जाएगा, धर्तृष्मा। धर्तृष्मा। इसी प्रकार आगे जो शब्द है कर्तृ प्लस एक, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्तृक। ठीक है, आगे जो उदाहरण है पात्र प्लस ऐश्वर्य, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पात्रैश्वर्य। ठीक है, धर्तृ प्लस ओज, तो शब्द क्या हो जाएगा, धर्त्रोज। और धर्त्रोज मात्रा एक होगी। और कर्तृ प्लस औदार्य का क्या हो जाएगा, कर्त्रौदार्य। ठीक है, तो इस प्रकार। तो मित्रों, आज हमने यण संधि पढ़ी है। इसके जो उदाहरण हैं इन्हें अच्छी तरह से समझें। आपके पास जो भी सोर्स ऑफ स्टडी है, चाहे कोई किताब हो, चाहे कोई नोट्स हो या अन्य कोई साधन हो, अच्छी तरह से आप उनके उदाहरणों को देखें।
ठीक है। इन नियमों की सहायता लेते हुए आप उन सभी उदाहरणों को सॉल्व करें। निश्चित रूप से आपके सब उदाहरण सॉल्व हो जाएंगे। कोई अगर कठिन लगे तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा, मैं आपका उसका समाधान करूँगा, उस उत्तर का समाधान करूँगा, सॉरी प्रश्न का समाधान करूँगा। ठीक है, तो आज यहीं तक हम अपनी वाणी को विराम देता हूँ, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और ईश्वर से आपके और आपके परिवार के मंगल स्वास्थ्य की कामना करता हूं। वो इस कोरोना के विकट दौर में आपके और आपके परिवार को सकुशल रखे। धन्यवाद। मित्रों, अगर आपने अब तक ज्ञान विहार क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो पसंद आया हो तो उसे शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।